हिंदी या जो कुछ भी आपके ग्राम सेवक के सिलेबस में था वो सब आरण्यक। तो वृहत में क्या आ रहा है? तय, बाद में क्या आ रहा है? आ। यदि तय, यदि क, च, ट, तय या पे के बाद कोई घोष वर्ड आ जाए तो क, च, ट, तय, पे का अपने वर्ग का कौन सा हो जाता है? तीसरा। क वर्ग का तीसरा ग होता है, च वर्ग का तीसरा ज होता है, ट वर्ग का ड होता है, तय वर्ग का द होता है और पे वर्ग का ब होता है। वर्ग के प्रथम वर्ण क, च, ट, तय, पे के बाद में कोई घोष वर्ड आ जाए तो क, च, ट, तय, पे का अपने वर्ग का तीसरा, अर्थात इसको क्या कहते थे? गजड़ दब, गजड़ दब कहते हैं। तो यहां पर देखिए तय के बाद में घोष वर्ड आ रहा है। घोष वर्ड कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यर, लेव, है और सभी स्वर। अब घोष होते पहला, दूसरा और तीनों सेट। तो तय के बाद में घोष वर्ड आया तो तय का तय हो गया, मिला के लिखा तो क्या हो गया? वृहदारण्यक। यहां पर संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी, क्योंकि व्यंजन में बदलाव हो जाए व्यंजन संधि है। तो यहां विकल्प 20 का उत्तर होगा। निरीक्षक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर धन इच्छक। ध्यान रखना इस बात का, निरीक्षक में कौन सा होगा? निर होगा। तो निर्धन इच्छक, निर्धन इच्छक सो मिला के लिखा तो क्या हो गया? निरीक्षक हो गया। लेकिन यहां पर निरीक्षक में उपसर्ग ना पूछ के संधि विच्छेद करा लेता तो विसर्ग संधि होती और नियधन इच्छक होता। तो ध्यान रखना विकल्प डी इसका उत्तर होगा। बचपन व यौवन के मध्य की उम्र वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा वह संधि। क्या कहलाता है? बचपन व यौवन के मध्य की जो उम्र है उसको क्या कहते हैं? वह संधि कहते हैं। अब बाकी देखो, स्वानुभूत, स्वयं के द्वारा अनुभव किया हुआ, स्वयं के द्वारा अनुभूत या अनुभव किया हुआ क्या कहलाता है? स्वानुभूत कहलाता है। शोध वृत्ति, शोध के बदले, किसी शोध के बदले या खोज के बदले, शोध के बदले दिया जाने वाला अनुदान क्या कहलाता है? शोध वृत्ति। दिया जाने वाला अनुदान, शोध के बदले दिया जाने वाला अनुदान क्या कहलाता है? शोध वृत्ति। और स्त्रैण किसको कहते हैं? स्त्रियों के जैसे, स्त्रियों के जैसे आचरण या व्यवहार वाला, स्त्रियों के जैसे आचरण या व्यवहार वाला ऐसा व्यक्ति जिसका व्यवहार या आचरण कैसे हो? स्त्रियों के जैसे हो, उन्हें क्या कहते हैं? स्त्रैण कहते हैं, शिखंडी कहते हैं। ठीक है ना, शिखंडी स्त्रैण की बात। तो बचपन व यौवन के मध्य की उम्र वह संधि कहलाती है। तो बाकी मैंने लिख दिए हैं। परिधान नति शब्द की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो देखो एक बात का विशेष ध्यान रखना, री, रे और से के बाद कहीं भी नहीं आ जाए इस ने का क्या हो जाता है? अणे हो जाता है। ये व्यंजन संधि का एक नियम है कि री, रे या से के बाद कहीं भी नहीं आ जाए नकारे हो जाता है। जैसे रिधन ने ऋण, त्रिधन ने तृण, परिधन नति परिणति, परिधन नाम परिणाम, प्रधन मान प्रमाण, प्रधन नाम प्रणाम, राम धन अयन रामायण। तो रि, रे और से के बाद कहीं भी नहीं आ जाए नकारे हो जाता है। त्रिधन्ना कृष्णा, कृष्णा कृष्णा। तो इसलिए यहां कौन सी होगा? तो नकारे कर देंगे, परिधन नति परिणति होगा। विकल्प ए का उत्तर सही होगा, परिधन नति परिणति होगा। तो यहां ध्यान रखिए विकल्प ई। और संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। ऋण की संधि होती है एक व्यंजन संधि में, तो व्यंजन संधि होगी। विकल्प पहला इसका उत्तर होगा। ढक्कन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ढक्कन होता है ढकने का साधन, तो ढकना क्रिया है और अन प्रत्यय, तो अन प्रत्यय होगा। ढकना क्रिया है, ढक मूल धातु रह गई, अन प्रत्यय हो गया, मिला के लिखा तो क्या बन गया? ढक्कन बन गया। अब ये संधि का नियम नहीं है, प्रत्ययों में संधि नियम लागू नहीं होता। कहीं मत सोच लेना कि ये दो कैसे हो गई। ढक्कन मूल शब्द है, इसलिए ढक धन अन करके ढक्कन बनेगा, तो ढक क्रिया है तो ढक्कन होगा। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? कौन सा नहीं है? वस्तु, चीज, वास्तु, मकान, बिल्कुल सही है। वृंद कहते हैं समूह को। अब वृंद का अर्थ क्या होता है? समूह। जैसे अध्यापक वृंद, गुरु वृंद, अध्यापक गण, जन गण वृंद। जन है, गण है, वृंद है, जन गण वृंद लोग। ये किसका बोध कराते हैं? ये समूह का बोध कराते हैं। ये किसका बोध कराते हैं? समूह का बोध कराते हैं। तो वृंद का अर्थ होता है समूह और वृंद का अर्थ क्या होता है? डंठल। डंठल जैसे गोभी का वृंद, डंठल, डंठल होता है वृंद। रीस कहते हैं ईर्ष्या को, और रिस कहते हैं मुझे बहुत रिस आ रही है, मैं आपसे रीस हूं। बोलो ईर्ष्या हो गई, आपसे रीस हो गई। तो रीस ईर्ष्या है और रिस क्रोध होता है। रंजक मात्र थोड़ा, और रंजक कहते हैं मेहंदी को। तो विकल्प डी भी सही है, सी भी सही है, बी गलत है, ए भी सही है। तो वृंद समूह को कहते हैं, वृंद डंठल को कहते हैं। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध पूछ रहा है। तो देखिए दिया सलाई नहीं होता, दया सलाई होता है। दया सलाई होता है। न्यून धन अधिक न्यूनाधिक होगा, न्यून धन अधिक न्यूनाधिक होगा। तो यहां पर देखो समझना इसको, न्यूनाधिक। अब न्यूनाधिक का मतलब क्या होता है? न्यून धन अधिक मिला के दीर्घ हो जाएगा, न्यूनाधिक हो जाएगा। तो ये सही है। दोबारा नहीं होता, दोबारा भी सही है, त्योहार भी सही है, लेकिन विकल्प ए गलत था। बाकी के तीनों बिल्कुल सही है। त्योहार नहीं होता, त्योहार होता है। तो त्योहार, दोबारा, न्यूनाधिक तीनों सही है। दिया सलाई गलत लिखा हुआ था, लघु दी आती है दिया सलाई। केवल कल्पनाएं करते रहना भावार्थ को स्पष्ट करने वाला मुहावरा है। कहते हैं कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना, केवल अक्ल के घोड़े ही दौड़ाओगे या काम भी करोगे? केवल कल्पनाएं करना। बहुत से लोग होते हैं जो तैयारी नहीं करते, बस अक्ल के घोड़े दौड़ाते रहते हैं, बस कल्पनाएं करते रहते हैं कि मैं आईएएस बनूंगा, मैं ग्राम सेवक बनूंगा, और पढ़ते हैं नहीं। जब पढ़ोगे नहीं तो ग्राम सेवक कैसे बनोगे? ग्राम सेवक बनने के लिए, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनने के लिए, सबके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो केवल कल्पनाएं करते रहने से कुछ नहीं होता, अक्ल के घोड़े दौड़ाने से कुछ भी नहीं होता। इसलिए विकल्प ए इसका क्या होगा? उत्तर होगा। दो नावों पर पैर रखना मतलब क्या है? दो विरोधी बातें करना। दो विरोधी बातें करना क्या मतलब हुआ इसका? दो नावों पर पैर रखना। मोहन एक तरफ तो कहता है कि मैं आईएएस बनूंगा, और दूसरी तरफ कोई अच्छे बिजनेस की खोज में रहता है। जब बिजनेस की खोज करना है तो आईएएस कैसे बनेगा? उसके लिए तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। बिजनेस में ध्यान लगाओगे या पढ़ोगे? तो दो नावों में पैर रखना मतलब दो विरोधी बातें करना होता है। टांग अड़ाना, टांग अड़ाना किसी के कार्य में क्या करना? दखल देना। बहुत से लोगों की टांग अड़ाने की आदत होती है, तो टांग अड़ाना मतलब क्या होता है? दखल देना। दाना पानी उठना
मतलब क्या है? बदला हो जाना। कितनी? मेरा तो दाना पानी उठ गया, मेरा तो ट्रांसफर हो गया, जगह छोड़ना। दाना पानी उठने का मतलब होता है जगह छोड़ना। दाना पानी उठना मतलब होता है जगह छोड़ना। मोहन का ट्रांसफर हो गया मतलब उसने जगह छोड़ दी, दूसरी जगह चला गया। तो जगह छोड़ना दाना पानी उठना होता है। तो ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके हिंदी के थे। तो सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद। सुमेलित है। जिला, आकार। क्या आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम दे रखा है और उसका आकार बताना है। सबसे पहला है जोधपुर, अनियमित बहुभुजाकार। सीकर, अर्धचंद्राकार। जैसलमेर, मयूराकार। करौली, बतकाकार। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर की यदि हम बात करें तो जोधपुर की जो आकृति है वह मयूर के समान है, मोर के समान है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि जो जोधपुर का जो किला है जिसे हम मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं, जिसे प्राचीन काल में मयूर ध्वज के नाम से जाना जाता था, नहीं मोर की आकृति में जो है निर्मित है। इसीलिए जोधपुर की आकृति कैसी है? मयूराकार है। जबकि यहां लिखा हुआ है अनियमित बहुभुजाकार, तो जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार नहीं है, यह सुमेलित नहीं है। दूसरा है सीकर। सीकर की यदि हम आकृति की बात करें तो सीकर का जो आकार है वह एक प्याले के समान है, आधे चंद्रमा के समान है। इसीलिए सीकर की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार है। सीकर अर्धचंद्राकार, यह सुमेलित है। फिर है जैसलमेर। जैसलमेर की आकृति जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर की जो आकृति है वह एक अनियमित बहुभुज के समान है। इसीलिए जैसलमेर की आकृति मयूराकार, यह युग्म सही नहीं है, क्योंकि जैसलमेर की आकृति एक बहुभुज के समान है और अनियमित बहुभुज के समान होने के कारण इसे जैसलमेर की आकृति को अनियमित बहुभुजाकार कहा जाता है। जबकि यहां है मयूराकार, जो कि सही युग्म नहीं है। उसके बाद है करौली। करौली की यदि हम बात करें तो करौली की जो आकृति है वह है बतकाकार। करौली एक बतख के समान है, इसलिए करौली की आकृति कैसी है? बतकाकार है। तो यह युग्म सुमेलित है। तो इसमें 1 और 3 जोधपुर और जैसलमेर की आकृति सुमेलित नहीं है। 2 और 4 सीकर और करौली की आकृति सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर है 2 और 4। ए ऑप्शन है 2 और 4, यह सही युग्म है। निम्नलिखित में से अरावली के दर्रे कौन से हैं? शिवपुर घाट, जैतवास, देबारी, मुकुंदरा। दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सबसे पहला दर्रा क्या होता है? तो देखिए, दर्रा जो है वह पहाड़ों के मध्य संकीर्ण मार्ग कि जो पहाड़ है या पहाड़ियां हैं उनके बीच में जो संकीर्ण मार्ग होता है उसे दर्रा, नाल या घाट कहा जाता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो पर्वतीय क्षेत्र है मुख्य रूप से है अरावली पर्वतमाला, लेकिन उसके बाद भी हाड़ौती के पठार में भी कुछ पहाड़ियां हैं जिन्हें हम अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तो इसमें से कौन से दर्रे अरावली में स्थित है या अरावली के दर्रे? सबसे पहले बात करें शिवपुर घाट। शिवपुर घाट जो है यह मध्य अरावली, शिवपुर घाट मध्य अरावली का जो है एक प्रमुख दर्रा है जो कि ब्यावर को अजमेर से जोड़ता है। ब्यावर को अजमेर से जोड़ता है और यह अजमेर जिले में स्थित है। इसका मतलब शिवपुर घाट का संबंध किससे है? अरावली से। दूसरा है वह है
जैतवास। जैतवास यह हाड़ौती के पठार में स्थित है। हाड़ौती का पठार बूंदी में यह स्थित है, बूंदी की पहाड़ियों के अंतर्गत। तो जैतवास का संबंध अरावली से नहीं है। फिर है देबारी दर्रा। देबारी दर्रा यह दक्षिण अरावली का भाग है। दक्षिण अरावली का प्रमुख दर्रा है जो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है और इसकी स्थिति है वह है उदयपुर की। देबारी दर्रा कहां पर है? उदयपुर में है। और अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार उदयपुर में होने के कारण देबारी का संबंध भी किससे है? अरावली से है। यह अरावली का प्रमुख दर्रा है। और इस दर्रे की जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि यहां से NH-27 जिसे हम पूरब पश्चिम गलियारा और NH-48 जो कि राजस्थान का सबसे व्यस्ततम कह सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग या राजस्थान का एकमात्र एक्सप्रेसवे जो है इस दर्रे से गुजरता है। उसके बाद है मुकुंदरा। मुकुंदरा जो है यह हाड़ौती के पठार में है। हाड़ौती के पठार में मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं मुख्य रूप से कोटा और झालावाड़ में वहां पर है। कोटा झालावाड़ में मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित है। तो निम्न में से अरावली के दर्रे कौन से हैं? तो 1 और 3 यहां अरावली के दर्रे हैं। 2 और 4 यहां हाड़ौती के पठार में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 और 3। तो सी इसका जो है उत्तर सही है। एक शिवपुरी घाट और दूसरा देबारी दर्रा यह अरावली के दर्रे हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 19 जुलाई 2000, 19 जुलाई 2001, 19 जुलाई 2002, 19 जुलाई 2003। देखिए राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा 19 जुलाई 2000 को जो राजस्थान में विद्युत विभाग था उसको 5 कंपनियों में डिवाइड कर दिया गया और वह 5 कंपनियां उत्पादन, प्रसारण और वितरण का कार्य करने लगी। तो जो 19 जुलाई 2000 को 5 कंपनियां बनाई गई, विद्युत विभाग का जब विभाजन करके इनको 5 कंपनियों में डिवाइड किया गया तो उसमें सबसे पहली थी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और इसका मुख्यालय है जयपुर में। दूसरी बनाई गई राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय भी जयपुर में। तीसरी बनाई गई जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय भी जयपुर में। चौथी बनाई गई अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय अजमेर में। और पांचवी बनाई गई जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर। इस तरह से जो विद्युत विभाग था उसका विभाजन करके 19 जुलाई 2000 को राज्य सरकार द्वारा विद्युत के उत्पादन, विद्युत के प्रसारण और विद्युत के वितरण के लिए 5 कंपनियों की स्थापना की गई। प्रश्न है कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना 19 जुलाई 2000 को हुई। तो इसका सही उत्तर है ए, 19 जुलाई 2000।
राजस्थान में कौन सा तापीय विद्युत ग्रह सुपर क्रिटिकल नहीं है? ए जालिपा कपुर्डी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, बी बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सी झालावाड़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट और डी छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अब देखिए, राजस्थान में कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना, जिन्हें हम थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। राजस्थान की तापीय ऊर्जा परियोजना, इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहली है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अब बात करें सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट उन तापीय ऊर्जा परियोजनाओं को कहा जाता है जिनकी कुल उत्पादन क्षमता, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या उससे अधिक है। तथा एक इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या अधिक है। यानी कि किसी भी एक इकाई की उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट और किसी एक इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक है, तो उसे हम जो है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट की संज्ञा देते हैं। अब राजस्थान में 5 सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सूरतगढ़, गंगानगर में है और यह राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। दूसरा छबड़ा, जो कि 12 में है। तीसरा काली सिंध, जो कि झालावाड़ में है। चौथा झालावाड़ और 5वां है बांसवाड़ा। यह राजस्थान में 5 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। प्रश्न है कि राजस्थान में कौन सा तापीय विद्युत ग्रह सुपर क्रिटिकल नहीं है? तो जो कपुर्डी जालिपा या जालिपा कपुर्डी जो सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, यह सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं है। तो सही उत्तर होगा इसका ए, बांसवाड़ा, झालावाड़ और छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। और राजस्थान में वर्तमान में 5 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नमक उत्पादन संबंधित झीलें। कि राजस्थान में बात करें, 2 तरह की झीलें हैं, एक तो मीठे पानी की और दूसरी खारे पानी की। और जो खारे पानी की राजस्थान में झीलें हैं, वह मुख्य रूप से राजस्थान में नमक उत्पादक क्षेत्र भी है। अब सबसे पहले बात करते हैं सांबर झील। सांबर झील जो राजस्थान में यह जयपुर, अजमेर और नागौर की सीमा पर स्थित है। सांबर सबसे ज्यादा विस्तार इसका जयपुर में है, इसीलिए हम सांबर झील को जयपुर में पढ़ते हैं। वास्तव में यह जयपुर, अजमेर और नागौर की सीमा पर स्थित है और यह राजस्थान का सबसे बड़ा नमक उत्पादक क्षेत्र भी है। तो सांबर का जो संबंध है वह है 2, जयपुर से है, तो ए का होगा सेकंड। इसका मतलब बी और सी ऑप्शन जो है पहले ही बाहर हो गए। अब बात करते हैं दूसरी है डीडवाना।
डीडवाना जो है यह नागौर में स्थित है। डीडवाना यह नागौर में स्थित खारे पानी की झील है जिसका नमक खाने योग्य नहीं है। इसका नमक खाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा है। सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा होने के कारण डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है। इसीलिए इस झील के नमक का उपयोग चमड़ा उद्योग या रंगाई छपाई उद्योग में किया जाता है। तो डीडवाना का जो संबंध है वह है नागौर से, यानी कि बी का 5। बी का 5, तो इसका मतलब हमारा सही उत्तर हो गया डी। पहले का दूसरा, दूसरे का 5वां। आगे के ऑप्शन देखने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम आगे के ऑप्शन की बात करें तो पचपदरा जो झील है यह बाड़मेर में है। पचपदरा यह बाड़मेर में है और यह खाने में सर्वश्रेष्ठ, खाने में सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादन, खाने में सबसे अच्छा नमक उत्पादक झील कौन सी है? पचपदरा बाड़मेर है। तो सी का होगा 4। पचपदरा बाड़मेर, सी का 4 नंबर। इसके बाद है लूणकरणसर। लूणकरणसर जो है यह बीकानेर में है। लूणकरणसर जो झील है यह है बीकानेर में। लूणकरणसर बीकानेर। और लूणकरणसर जो झील है यह राजस्थान में खारे पानी की सबसे उत्तरीतम झील है। कि राजस्थान में लूणकरणसर झील के उत्तर में कोई भी खारे पानी की झील स्थित नहीं है। तो लूणकरणसर का जो है संबंध है बीकानेर से, तो डी का है 3। और उसके बाद है फलोदी, जो कि राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान भी है, और फलोदी जो है वह है जोधपुर में। फलोदी जोधपुर, यानी कि ई का हो जाएगा 1। तो इसका सही उत्तर है डी। थॉर्नवॉट के जलवायु वर्गीकरण का आधार नहीं था। ए भौगोलिक स्थिति, बी वाष्पीकरण, सी वर्षा और डी तापमान। तो देखिए राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण अलग अलग भूगोलवेदाओं ने किया। उसमें से एक भूगोलवेदा थे जिनका नाम था थॉर्नवॉट। थॉर्नवॉट, इन्होंने आर्द्रता, दक्षता एवं तापीय प्रभावशीलता के आधार पर राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेश में विभाजित किया। यानी कि थॉर्नवॉट ने आर्द्रता दक्षता डिपेंड करेगी कि उसमें नमी कितनी है, हमारे वायुमंडल में, पर्यावरण में नमी कितनी है। और नमी कब ज्यादा होगी? जब बारिश होगी, बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा नमी होती है। तो इनके वर्गीकरण का एक तो आधार था वर्षा, दूसरा है तापीय प्रभावशीलता। तापीय प्रभावशीलता का मतलब है जितना ज्यादा तापमान होगा उतना वाष्पीकरण क्या होगा? ज्यादा होगा। तो तापमान और वाष्पीकरण भी जो है थॉर्नवॉट के जलवायु वर्गीकरण का आधार थे। कौन सा आधार नहीं था? तो थॉर्नवॉट के जलवायु वर्गीकरण का आधार नहीं था, वह था ए भौगोलिक स्थिति। कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति थॉर्नवॉट के जलवायु वर्गीकरण का आधार नहीं थी। क्योंकि भौगोलिक स्थिति में हम बात करें तो विश्व के यह उत्तर और पूर्व में स्थित हैं,
एशिया महाद्वीप की बात करें तो उसकी स्थिति हमें मिलेगी, भारत में हम स्थिति की बात करें और भौतिक प्रदेशों की बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, थार का मरुस्थल है, पूर्वी मैदानी भाग है, हाड़ौती का पठार है। इन सभी का थॉर्नवॉर्ट के वर्गीकरण में कोई भी आधार नहीं लिया गया। उन्होंने दो आधार लिए थे, जिसमें तापमान का सीधा संबंध है वाष्पीकरण से और आर्द्रता का सीधा संबंध है वर्षा से। इसलिए तापमान, वर्षा और वाष्पीकरण थॉर्नवॉर्ट के जलवायु वर्गीकरण का आधार था। और उन्होंने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया। कौन कौन से थे? इसमें एक था E-A-D, D-B-W, D-A-W और C-A-W। इस तरह से थॉर्नवॉर्ट ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा। निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित युग्म बताइए। राजस्थान खनिजों की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? सबसे पहला है खनिज विविधता में। खनिज विविधता में राजस्थान का पूरे भारत में पहला स्थान है। तो यह युग्म क्या है? सही है, क्योंकि राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उसमें से 59 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। 59 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है और 57 प्रकार के खनिज व्यावसायिक रूप से उत्पादित किए जाते हैं। इसीलिए खनिजों की विविधता होने के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। खनिजों का अजायब घर, खनिजों का संग्रहालय या खनिजों का म्यूजियम कहा जाता है। और इसलिए खनिज विविधता में राजस्थान का पूरे भारत में पहला स्थान है। दूसरा है खनिज उत्पादन। खनिज उत्पादन की बात करते हैं तो राजस्थान का पूरे भारत में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, जो कि यह युग्म सुमेलित नहीं है। सबसे पहले आता है झारखंड, दूसरा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद में तीसरा स्थान किसका है? राजस्थान का है, उत्पादन की दृष्टि से। उसके बाद खनिज भंडारण में भारत में सबसे ज्यादा जो खनिज है का भंडारण है वह है छोटा नागपुर पठार झारखंड में। और इसीलिए छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। खनिजों की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश है और सबसे ज्यादा भंडारण है वह है झारखंड में। तो खनिज भंडारण में राजस्थान का जो है झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। तो यह भी युग्म सुमेलित नहीं है। फिर खनिजों से आय, कि खनिजों से कितनी राजस्व की प्राप्ति होती है, तो उस दृष्टि से देखें तो राजस्थान का पूरे भारत में जो है वह 5वां स्थान है। तो खनिजों की आय की दृष्टि से राजस्थान का पूरे भारत में 5वां स्थान है। तो इसमें सही युग्म है वह है ए, खनिज विविधता की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले हैं जिनकी कुल जनसंख्या में सबसे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत है? तो यदि हम 2011 जनगणना की बात करें 2011, तो राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 17.8% तो है अनुसूचित जाति और 13.5% जो है वह है अनुसूचित जनजाति। अब प्रश्न कह रहा है कि कौन से ऐसे जिले हैं जहां अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे कम है। तो जो हमारा अनुसूचित जनजातियां सबसे ज्यादा जो निवास करती है वह करती है अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत। तो जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वहां पर अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत आपको ज्यादा मिलेगा। इसके पीछे रीजन है क्योंकि अनुसूचित जनजातियां मुख्य रूप से वनों पर निर्भर है और राजस्थान में सबसे ज्यादा वन जो कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में। अब सबसे कम कहां होगा? जहां वन क्षेत्र सबसे कम होगा। तो हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, वहां पर अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कम है। तो अनुसूचित जनजाति में हम बात करते हैं तो बीकानेर और जो नागौर है वहां पर सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत है। तो इसका सही उत्तर है सी, बीकानेर एवं नागौर।
राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम सही कथन है। कौन सा कथन सही है, सही कूट कौन सा है, उसका हमें चयन करना है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व जो बताता है, यह बताता है विश्व में राजस्थान की स्थिति। यदि हम विश्व में राजस्थान की बात करें, ग्लोब में राजस्थान की स्थिति को देखें, यहां ग्लोब है, यहां भूमध्य रेखा और यहां ग्रीनविच रेखा। तो ग्लोब में जो राजस्थान की स्थिति है वह भूमध्य रेखा के उत्तर में और ग्रीनविच रेखा के पूरब में है। तो यह जो स्थिति है यह विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति को बताएगा उत्तर पूर्व। उसके बाद है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व की जब बात करते हैं तो दक्षिण पूर्व में राजस्थान की कोई स्थिति नहीं है कि ना तो भारत के मानचित्र में, नहीं एशिया के मानचित्र में और न ही विश्व के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पूर्व है। तो यह राजस्थान से संबंधित नहीं है। उसके बाद है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम जो है यह भारत में राजस्थान की स्थिति। यदि हम भारत के मानचित्र में बात करेंगे तो भारत में राजस्थान जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो उत्तर पश्चिम बताएगा भारत में राजस्थान की स्थिति। और जो दक्षिण पश्चिम है यह बताएगा एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति को, कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की क्या स्थिति है। क्योंकि भारत दक्षिण एशियाई देशों में आता है तो भारत के आसपास के जितने भी देश है वह दक्षिण एशियाई देश कहलाते हैं। लेकिन राजस्थान की यदि हम बात स्थिति की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण में नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम में है। तो दक्षिण पश्चिम बताएगा एशिया की स्थिति को। तो अब इसमें से 1, 3 और 4 तीनों का संबंध राजस्थान से है, 2 का संबंध राजस्थान से नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 3 और 4। सी जो ऑप्शन है यह सही है। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति टर्सरी काल में हुई। पूर्वी मैदानी प्रदेश में धात्विक खनिजों के भंडार हैं। पूर्वी मैदानी में एल्फिसॉल का विस्तार है और पूर्वी मैदानी प्रदेश अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में स्थित है। इसमें कौन सा कथन सही है? सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति। पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति यह चतुर्थक महाकल्प में हुई थी। जिसे हम क्वाटरनरी काल के नाम से जानते हैं। यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति चतुर्थक महाकल्प, क्वाटरनरी महाकल्प के प्लीस्टोसीन काल में जो हिमालय तंत्र की नदियां हैं उन नदियों के विशेष रूप से गंगा और यमुना के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से हुई है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति टर्सरी काल में हुई है। तो यह कथन सही नहीं है क्योंकि उत्पत्ति चतुर्थक महाकल्प के क्वाटरनरी काल के प्लीस्टोसीन काल में हुई है। सेकंड, पूर्वी मैदानी प्रदेश में खनिजों के धात्विक खनिजों के भंडार है। अब बात करें धात्विक खनिज। धात्विक खनिज जो है यह आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों में मिलेंगे और पूर्वी मैदानी प्रदेश में आग्नेय चट्टानों का अभाव है। इसलिए पूर्वी मैदानी प्रदेश में केवल जलोढ़ मृदा मिलेगी, धात्विक खनिजों के भंडार नहीं है। तो यह भी कथन जो है सही नहीं है। इसके बाद है पूर्वी मैदानी प्रदेश में एल्फिसॉल का विस्तार है। एल्फिसॉल का मतलब है जलोढ़ मृदा। एल्फिसॉल जिसे हम जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं और एल्फिसॉल जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी या अवसादों के जमाव से बनी है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति भी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से हुई है। इसीलिए पूर्वी मैदानी प्रदेश में एल्फिसॉल का विस्तार है। तो यह कथन सी क्या है? सही है। इसका सही उत्तर है सी। इसके बाद डी ऑप्शन की भी हम बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में स्थित है। नहीं, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश राजस्थान में अरावली के पश्चिम में है। जो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में अर्धशुष्क प्रदेश है, जबकि इसके पूरब में उप आर्द्र जलवायु है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश की स्थिति अरावली के पूरब में होने के कारण यहां पर उप आर्द्र जलवायु मुख्य रूप से मिलती है, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यह कथन भी क्या है? सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है सी। पूर्वी मैदानी प्रदेश में एल्फिसॉल जलोढ़ मृदा का विस्तार है और यहां सबसे उपजाऊ मिट्टी होने के कारण
राजस्थान की सबसे ज्यादा जनसंख्या यानी जनघनत्व वह इसी पूर्वी मैदानी प्रदेश का है। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु शुरू की गई हाथी परियोजना है मानस राष्ट्रीय उद्यान, दिहांग दिबांग परियोजना, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान या उपरोक्त सभी। कि निम्न में से जो भी राष्ट्रीय उद्यान और दे रखें उनमें हाथी परियोजना का संचालन है या नहीं है। तो देखिए, हाथी परियोजना की हम बात करें हाथी परियोजना, तो भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए सन 1992 में सिंहभूम झारखंड से गज तमे के नाम से हाथी परियोजना की शुरुआत की गई। यानी हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में सिंहभूम झारखंड में गज तमे के नाम से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था भारत में हाथियों का संरक्षण करना, और हाथियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुई। वर्तमान में बात करें तो भारत में लगभग 16 हाथी परियोजनाएं हैं, यानी 16 हाथी परियोजनाओं का संचालन वर्तमान में हो रहा है और 32 जो है वह हाथी संरक्षण क्षेत्र घोषित किए गए। यहां 16 हाथी परियोजना है और 32 हाथी संरक्षण क्षेत्र। इन हाथी परियोजनाओं में 16 में मानस राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें भी हाथी परियोजना का संचालन हो रहा है जो कि असम में है। इसके बाद है दिहांग दिबांग परियोजना, यहां अरुणाचल प्रदेश में है, और इसमें भी जो है हाथी परियोजना का संचालन हो रहा है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यहां केरल में है और यहां पर भी हाथी परियोजना का संचालन हो रहा है। इस तरह से तीनों ही ए, बी और सी तीनों हाथी परियोजना से संबंधित है, यहां पर हाथी परियोजना का संचालन हो रहा है। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अब बात करें हाथी की कुछ विशेष इंपॉर्टेंट बातों को, कि 2017 में हाथियों की संख्या का आकलन करवाया गया और उस आकलन में भारत में सबसे ज्यादा जो हाथी है वह है कर्नाटक में, सबसे ज्यादा कर्नाटक में, उसके बाद असम में और उसके बाद केरल में। और कर्नाटक का जो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वह हाथियों के संरक्षण के लिए है, यानी हाथियों के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक का बांदीपुर। पूरब से पश्चिम से पूरब गलियारा कौन से राज्य से नहीं गुजरता है? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अब भारत में आर्थिक विकास के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 1999 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम संचालित किया गया। यानी कि भारत में औद्योगिक विकास को कैसा बढ़ावा दिया जाए, इसी उद्देश्य को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा 1999 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम संचालित किया गया। इसके पहले चरण में, इसका जो पहला चरण था, फर्स्ट चरण, इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का निर्माण किया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण गलियारा और पूरब पश्चिम गलियारा का निर्माण किया गया। अब पूरब पश्चिम गलियारा यहां पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक जो है, यानी कि पोरबंदर गुजरात को सिलचर असम से जोड़ने वाली एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। और यह परियोजना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम जाती है।
कौन कौन से राज्यों से यह गुजरती है? तो यह जो राज्य है उसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और आसाम है। यहां इन राज्यों से गुजरती है। इसका मतलब मध्य प्रदेश से गुजरती है, बिहार से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है। यहां झारखंड से नहीं गुजरती है। तो इसका सही उत्तर है सी, झारखंड। कि पश्चिम से पूरब गलियारा कौन से राज्य से नहीं गुजरता है? तो झारखंड से नहीं गुजरता है। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? ए 1 मई 1942 को, बी 6 अप्रैल 1948 को, सी 30 अप्रैल 1955 को और डी 1 अप्रैल 1951 को। तो औद्योगिक नीति क्या है? सबसे पहले तो यह क्लियर होना चाहिए। औद्योगिक नीति का मतलब है कि देश में निर्माण उद्योग को निर्माण उद्योग के विकास और उसको नवीन दिशा प्रदान करने हेतु जो नीति अपनाई जाती है उसे हम औद्योगिक नीति के नाम से जानते हैं। स्वतंत्रता के बाद में भारत के द्वारा जो प्रथम औद्योगिक नीति अपनाई गई या प्रथम औद्योगिक नीति जो प्रारंभ की गई वह प्रारंभ की गई थी 6 अप्रैल 1948 को। तो इसका सही उत्तर है बी 6 अप्रैल 1948। अब इस औद्योगिक नीति की कुछ विशेषताएं हैं। प्रथम औद्योगिक नीति जिसे 6 अप्रैल 1948 को केंद्रीय मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा प्रस्तुत की गई। यानी प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को जो लागू की गई, इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा प्रस्तुत की गई और इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था कि भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा शुरू हुई थी वह इसी प्रथम औद्योगिक नीति के तहत शुरू की गई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है सार्वजनिक और निजी उद्योगों को बढ़ावा देना। सार्वजनिक और निजी उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा की जो भारत में शुरुआत हुई थी वह प्रथम औद्योगिक नीति के तहत शुरू की गई और इस नीति में ही भारत के उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी, जिसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कहा गया। पहली में 3 उद्योगों को रखा गया, दूसरी श्रेणी में 6 उद्योगों को रखा गया और तीसरी श्रेणी में 18 उद्योगों को रखा गया। और ये जो तीसरी श्रेणी के उद्योग थे, जो 18 उद्योग थे, यह सरकार के अधीन थे, यानी केंद्र सरकार के अधीन थे। और जो लघु और कुटीर उद्योग है उन्हें राज्य सरकार के नियंत्रण में रखा गया था। यानी इस औद्योगिक नीति के तहत लघु और कुटीर उद्योगों को राज्य सरकार के नियंत्रण में रखा गया था और जो बड़े उद्योग थे उसमें से 18 उद्योगों को जो है केंद्र सरकार के अधीन रखा गया था। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। प्रमुख राज्य बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र: गुजरात, जामनगर, छत्तीसगढ़, बस्तर, मध्य प्रदेश, कटनी, ओडिशा, पलामू। बॉक्साइट बॉक्साइट यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। यानी कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जाता है। तो यह एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और जहां जहां बॉक्साइट निकलता है वहां पर एल्यूमिनियम बनाने के एल्यूमिनियम के बड़े बड़े संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हिंडाल्को है, बाल्को है, नाल्को है, माल्को है। इस तरह से भारत में एल्यूमिनियम के बहुत बड़े बड़े कारखाने अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए गए जहां बॉक्साइट के भंडार। सबसे पहले बात करें गुजरात। गुजरात में जो बॉक्साइट का प्रमुख भंडार क्षेत्र है वह है जामनगर, यह सही है। दूसरा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो दंडकारण्य का पठार है, दंडकारण्य के पठार में स्थान है बस्तर और बस्तर में भी बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। तो यह भी युग्म क्या है? सही है। इसके बाद है मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश का जो कटनी क्षेत्र है वह भी बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। तो कटनी भी कहां है? मध्य प्रदेश में प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है, तो यह भी सही है। इसके बाद है ओडिशा। ओडिशा में जो बात करें तो ओडिशा में जो प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है वह है कालाहांडी। पलामू यह जो है यह झारखंड में, कहां पर है? झारखंड में। इसका मतलब जो डी ऑप्शन है यह सही सुमेलित नहीं है, तो सही उत्तर है डी। ओडिशा का कालाहांडी क्षेत्र वो बॉक्साइट क्षेत्र है, पलामू जो क्षेत्र है यह झारखंड का प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है? 53.7%, 54.6%, 65.3%, 70.7%। अब यदि हम बात करें भारत की जनसंख्या की, जनगणना 2011 के अनुसार यदि हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो हम कहते हैं 70% से ज्यादा जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, यानी कि भारत की लगभग 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। और गांवों में जो मुख्य रूप से व्यवसाय है वह है कृषि और कृषि संबंधी गतिविधियां, जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक उद्योग सबसे ज्यादा है, यानी कृषि और कृषि संबंधित जो गतिविधियां हैं वह सबसे ज्यादा है। इसीलिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत की लगभग 54.6%, राउंड फिगर में बात करें तो 55% जनसंख्या कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पर निर्भर है। अब कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र में कौन से आते हैं? एक तो आएगा कृषि, उसके अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी। यह सब कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्रों से संबंधित है। तो अब बात करते हैं भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि पर निर्भर है, तो बी 54.6% जनसंख्या कृषि और कृषि संबंधी गतिविधियों पर निर्भर है। और कृषि संबंधित जो क्षेत्र है यह सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और भारत की यदि हम जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो जीडीपी में सेवा क्षेत्र के बाद में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का है, कृषि और कृषि संबंधी गतिविधियों का है। तो यह जो है इसका सही उत्तर है बी। जम्मू कश्मीर में कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? बकरवाल, गुज्जर, भोटिया, गद्दी। ऋतु प्रवास जनजाति ऋतु प्रवास जनजाति की ऋतु प्रवास जनजाति किसे कहते हैं? कि वे जनजातियां जो मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है यह हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, और इस पर्वतीय प्रदेश में यह जो पर्वतीय क्षेत्र है इसमें जो निवास करने वाली जनजातियां हैं यह ग्रीष्म ऋतु में पर्वतों के ऊपरी भाग पर क्या है? यहां पर ऊपरी भाग पर आ जाते हैं। और शीत ऋतु में यही जो जनजातियां हैं यह घाटी क्षेत्र में आ जाती हैं। इस तरह से यह जनजातियां पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम के अनुसार अपने स्थान या निवास का क्या करती है? परिवर्तन करती है। इसीलिए इन्हें ऋतु प्रवास जनजातियों के नाम से हम लोग जानते हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में ऋतु प्रवास के लिए मुख्य रूप से दो जनजातियां हैं, एक तो है बकरवाल और दूसरी है गुज्जर। बकरवाल और गुज्जर यह जम्मू कश्मीर में ऋतु प्रवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। तो 1 और 2 का संबंध है जम्मू कश्मीर से। बात करें 3 और 4 की, तो जो भोटिया जनजाति है यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में निवास करती है, यानी कि मध्य हिमालय में निवास करती है। गद्दी यह भी हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बकरवाल और गुज्जर। 1 और 2 इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है, तो सही उत्तर है ए। 1 और 2 बकरवाल और गुज्जर जम्मू कश्मीर में निवास करने वाली प्रमुख ऋतु प्रवास जनजातियां हैं। मरे डार्लिंग नदी के संदर्भ में असत्य कथन है। मरे डार्लिंग नदी के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। तो देखिए मरे डार्लिंग जो नदी है यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी और बड़ी नदी है, जो कि मुरे और डार्लिंग नदी के मिलने से बनता है। और यहां ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसे हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है कि यह जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है
यहां कहलाती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी जो मुर्रे के नाम, डार्लिंग के नाम से जानी जाती है, और दूसरी नदी मुर्रे के नाम से जानी जाती है, जिन्हें संयुक्त रूप से मुर्रे डार्लिंग या मर्रे डार्लिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहला है मर्रे डार्लिंग नदी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है, तो यह सही है। दूसरा, यह नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी तंत्र है कि मुर्रे डार्लिंग नदी तंत्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, यह भी क्या है, सही है, क्योंकि सबसे बड़ा नदी तंत्र है वो मुर्रे डार्लिंग नदी तंत्र है। तीसरा, ये नदियां स्पेंसर की खाड़ी में गिरती है कि जब ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलने के बाद यह स्पेंसर की खाड़ी है, स्पेंसर खाड़ी में जाकर यह क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो यह भी कथन क्या है, सही है। इसके बाद है मरे नदी के किनारे पर्थ शहर स्थित है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो प्रमुख शहरों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के सभी प्रमुख शहर यहां ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है, चाहे कैनबरा है, एडिलेड है, सिडनी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र प्रमुख शहर जिसे हम पर्थ के नाम से जानते हैं वह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो पर्थ यदि बात करें तो पर्थ की स्थिति है यहां पर, यह पर्थ जो कि ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख एक औद्योगिक शहर या प्रमुख शहर माना जाता है पर्थ, और यह जो है यह जिस नदी के किनारे स्थित है उस नदी को कहा जाता है स्वान नदी। पर्थ स्वान नदी के किनारे स्थित है और इसीलिए मरे नदी के किनारे पर्थ शहर स्थित है, यह कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा डी कि मरे डार्लिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो मरे नदी के किनारे पर्थ नहीं है, पर्थ स्वान नदी के किनारे स्थित पश्चिमी तट पर स्थित एकमात्र प्रमुख शहर है। महान हिमालय व मध्य हिमालय किस स्थान पर आपस में मिलते हैं? मनाली, दार्जिलिंग, नैनीताल, रानीखेत। अब देखिए हिमालय का जब हम वर्गीकरण करते हैं, क्योंकि जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भारत की सबसे लंबी और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, उसको अलग अलग भागों में हम विभाजित करते हैं, ट्रांस हिमालय के रूप में, महान हिमालय के रूप में, मध्य हिमालय के रूप में और बाह्य हिमालय के रूप में। अब जो महान हिमालय और मध्य हिमालय कहां पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं या कहां पर मिलते हैं, तो यदि हम संरचना की बात करें महान हिमालय यहां है, मध्य हिमालय बाह्य हिमालय। तो जो महान हिमालय है जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, बर्फीला हिमालय, विशाल हिमालय के नाम से जानते हैं, यहां और हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में जो श्रेणियों के रूप में है इसे हम मध्य हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल के नाम से जानते हैं। यहां जो दोनों है यहां इस स्थान पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं या मिलते हैं, और यह जो स्थान है यह कौन सा है? दार्जिलिंग। तो महान हिमालय और मध्य हिमालय, दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, यहां पर यह मिलते हुए प्रतीत होते हैं या मिलते हैं। और दार्जिलिंग उत्तर भारत में हिमालय पर्वतीय प्रदेश में प्रमुख एक हिल स्टेशन या स्वास्थ्यवर्धक स्थल भी है। इसका सही उत्तर है बी, दार्जिलिंग। मनाली, नैनीताल या रानीखेत की बात करें तो यह आपको हिमाचल प्रदेश में यहां पर मिलेंगे, और यहां पर जो है महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट यहां महान हिमालय और मध्य हिमालय को क्या करती है? अलग करती है। तो यहां पर हिमालय अलग रूप में आपको दिखाई देगा, उत्तरी भाग महान हिमालय और उसका दक्षिणी भाग जो है वह लघु हिमालय या मध्य हिमालय के रूप में दिखेगा, जिसमें कुछ श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो जम्मू कश्मीर में बात करते हैं तो पीर पंजाल,
जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में नाग टिब्बा और नेपाल में महाभारत। यह सब मध्य हिमालय या लघु हिमालय की क्या है? श्रेणियां हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1, सूची 2। सबसे पहला है भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व केंद्र, दूसरा भारत का अंतिम टाइगर रिजर्व, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व और भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह है बाघ और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत डॉक्टर कैलाश सांखला, जिसे हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इनके प्रयासों से सन 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। यानी बाघ परियोजना संचालित करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर कैलाश सांखला को जाता है। इन्हीं के प्रयासों से भारत में बाघ को संरक्षण करने के लिए 1973 में बाघ परियोजनाएं शुरू की गई। और भारत की जो सबसे पहली बाघ परियोजना थी, प्रथम बाघ परियोजना 7 अप्रैल 1973 को जिम कार्बेट, उत्तराखंड, यानी कि जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसी में ही 1973 7 अप्रैल 1973 को भारत की पहली बाघ परियोजना शुरू की गई। और 1973 में ही कुल 9 बाघ परियोजनाओं की शुरुआत की गई। तो प्रश्न कह रहा है कि भारत की प्रथम टाइगर रिजर्व केंद्र कौन सा है? भारत का पहला टाइगर रिजर्व केंद्र है जिम कार्बेट, यानी ए का सही उत्तर है 4। चारों में है। उसके बाद है भारत का अंतिम टाइगर रिजर्व। तो देखिए, वर्तमान में भारत में कुल 51 बाघ परियोजनाएं हैं। पहले 50 थी, वर्तमान में 51 बाघ परियोजना है। और जो 51वीं बाघ परियोजना घोषित की गई, वह घोषित की गई है भोराम देव, और यह है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भारत की 51वीं टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया है। तो बी का उत्तर है तीसरा। तो 3 और सी और डी हमारे ऑप्शन से बाहर हो गए। अब है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वह है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। तो सी का है 2, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित है। तो सी का उत्तर होगा 2। तो इसका जो पहला है ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। और भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व वह है बोर टाइगर रिजर्व, जो कि वर्धा घाटी महाराष्ट्र में है। वर्धा घाटी जो नदी घाटी है महाराष्ट्र में, उसमें स्थित है। तो सही उत्तर है इसका ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का फर्स्ट। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है प्रमुख गर्त और महासागर। गर्त का मतलब है गहरा खड्डा, कि महासागरों में गहरे जो है गर्त होते हैं, गहरी जो खाइयां या गड्ढे होते हैं, उन्हें गर्त कहा जाता है। तो कौन सा गर्त किस महासागर में, इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सबसे पहला है एलुशियन गर्त। एलुशियन जो गर्त है यह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि सही है। दूसरा है टोंगा गर्त। टोंगा गर्त यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके बाद है प्यूर्टो रिको गर्त। प्यूर्टो रिको जो गर्त है यह उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक में कैरेबियाई सागर के निकट यह स्थित है और यह अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है वह है प्यूर्टो रिको गर्त। तो यह जो युग्म है यह सुमेलित नहीं है। सुंडा गर्त की बात करें तो सुंडा गर्त यह हिंद महासागर में स्थित है और यह हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। और सुंडा गर्त जो है वह जावा और सुमात्रा के मध्य स्थित है। यह सुमात्रा और यह जावा। जावा और सुमात्रा के बीच में
जो गर्त है, इस गर्त को कहा जाता है सुंडा गर्त, और यह सुंडा गर्त है, यह इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया देश में हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। तो निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सी जो है प्लूटोरिको गर्त, यह सुमेलित नहीं है। प्लूटोरिको गर्त अटलांटिक महासागर के उत्तर में नहीं, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। ग्राम सेवक मॉडल पेपर 1, तो सबका स्वागत है भाई। ग्राम सेवक में जो फर्स्ट मॉडल पेपर आपको दिया गया था टेस्ट देने के लिए, उसमें जो इंग्लिश का जो सेक्शन है उसके सोल्यूशन को चलिए जानते हुए बहुत आसान जो सवाल थे, एवरेज लेवल के सवाल थे, एवरेज से ऊपर नहीं बोलूंगा इनको। तो शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था मीडियम से फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन था, और सिंपल सा सवाल पूछा गया था, कौन सा? सी पिंक एलिफेंट्स। एलिफेंट का मतलब होता है हाथी, पिंक का मतलब होता है गुलाबी हाथ से दिखना। ये मुहावरा है इंग्लिश का, और इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई जो है शराब के नशे में दृष्टि भ्रम होना, कहा जाता है क्या? पिंक एलिफेंट। हद से ज्यादा नशे में होने के कारण जो है इंसान को अक्सर नशे में जो दृष्टि भ्रम होता है, सामने ऐसा दिखता है तो वास्तविकता में या हकीकत में वहां पर होता ही नहीं है, तो उसको कहा जाता है पिंक एलिफेंट्स। का आंसर था दोस्तों कौन सा? हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन शब्द का मतलब ही होता है दृष्टि भ्रम। ऐसी कोई चीज सामने रंगों के दिखना जो एक्चुअली या वास्तविकता में या रियलिटी में वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको कहा जाता है हेलुसिनेशन। शॉर्ट में हेलुसिनेशन शब्द का मीनिंग क्या होता है? दृष्टि भ्रम। हेलुसिनेशन होना, लेकिन किससे होना? ड्यू टू एक्सेसिव अल्कोहलिक इंटेक। अल्कोहल के हद से ज्यादा इंटेक करने के कारण जो दृष्टि भ्रम होता है उसको कहते हैं क्या? उसी पिंक एलिफेंट्स। चलें आगे। वास्तविकता में तो भैया पिंक एलिफेंट्स होते ही नहीं है, पता है हमको चित्रा। तो मुहावरा है ये। मुहावरा क्या है? हद से ज्यादा शराब का सेवन करने के कारण दृष्टि भ्रम होना, उसको हम कहते हैं क्या? टू हैव पिंक एलिफेंट्स। आगे चलता हूं दोस्तों। फिर हमसे अगला सवाल जो पूछा गया था वो क्या था? एंटोनिम पूछ रहा है हमसे, विलोम पूछा जा रहा है हमसे, ऑपोजिट पूछा जा रहा है। वर्ड क्या दे रहा है अपने को? वर्ड दिया जा रहा है कौन सा? मेटिकुलस। वर्ड कौन सा दिया जा रहा है? मेटिकुलस। मेटिकुलस शब्द का दोस्तों मीनिंग क्या होता है? अति सावधान। क्या होता है हिंदी मीनिंग? अति सावधान। इसके जैसा सेम मीनिंग देने वाला जो अक्सर शब्द पूछा गया है सिनोनिम्स के अंदर, वो क्या पूछा गया है? स्क्रूपुलस। ठीक है, क्या पूछा गया है? स्क्रूपुलस। दोनों शब्दों का मीनिंग सेम है दोस्तों, सिनोनिम है, ये ध्यान रखना इसका, है ना। मेटिकुलस का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है अति सावधान, अपने काम करने के तरीके में हद से ज्यादा सावधान, बारीक बारीक बातों को ध्यान रखने वाला व्यक्ति, है ना। विशेषता कि बारीक से बारीक चीज का भी ध्यान होना, कहीं कोई काम करने के तरीके के अंदर किसी भी तरह की किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए, तब हम कहते हैं क्या? मेटिकुलस। हिंदी में अति सावधान। अब अति सावधान का मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट जो है, जो कंफ्यूजन होते हैं उनको, वो होती है केयरलेस और केयर फ्री के अंदर। ठीक है, लेकिन हम जनरली हम लोग जो है अक्सर लोग केयरलेस और केयर फ्री को सेम मीनिंग वाला शब्द मानते हैं। नहीं, दोनों शब्दों के अंदर अंतर है दोस्तों। केयरलेस का मतलब होता है चिंता, सॉरी, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। क्या बोला मैंने? केयरलेस का मीनिंग होता है लापरवाह, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। हद से ज्यादा परवाह करने वाला, हद से ज्यादा ध्यान रखने वाला कहलाता है अति सावधान, इंग्लिश में मेटिकुलस या फिर स्क्रूपुलस। बिल्कुल भी ध्यान ना देने वाला, कोई भी चिंता ना करने वाला, बिल्कुल भी परवाह ना करने वाला कहलाएगा इसका एंटोनिम केयरलेस। पहली बात तो ये लिख करके रखो साथ साथ में इस चीज को। जो थर्ड ऑप्शन अपने को दिया गया है क्वेश्चन में, केयर फ्री। दोस्तों केयर फ्री को जो है अक्सर लोग केयरलेस के साथ में सेम मीनिंग देने वाला समझ बैठते हैं। नहीं, केयर फ्री का मतलब होता है चिंता मुक्त होना। क्या बोला मैंने? केयर फ्री का मीनिंग होता है चिंता मुक्त होना, और केयरलेस का मतलब होता है कोई भी परवाह नहीं करना। तो दोनों में अंतर है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, केयर फ्री का आप क्या लिख करके रखोगे? मीनिंग चिंता मुक्त होना। और केयरलेस का आप क्या लिखोगे? मीनिंग लापरवाह होना, बहुत ज्यादा परवाह करना अपने काम के अंदर, ताकि उससे काम में कोई भी गलती ना हो जाए, तब हम बोलते हैं मेटिकुलस या फिर स्क्रूपुलस। और काम की कोई परवाह ही ना करना, तो वहां पर इसका ऑपोजिट बनता है फिर केयरलेस। अगला सवाल, एब्ज्योर। एब्ज्योर का भी अपने से क्या पूछा जा रहा है? एब्ज्योर वर्ड का भी हमको एंटोनिम ही पूछा जा रहा है, विलोम ही पूछा जा रहा है। एब्ज्योर का सेम मीनिंग देने वाला वर्ड होता है रिनाउंस। क्या होता है? रिनाउंस। रिनाउंस का मीनिंग क्या होता है? रिनाउंस का मीनिंग होता है त्यागना। क्या बोलते हैं? त्यागना। तो त्यागना किसी बात को लेकर के सहमत ना होना और उस विचार को ही, उस बात को ही त्याग दिया। इसका ऑपोजिट पूछ रहा है, तो किसी बात से सहमत हुआ। सहमत हुआ तो फिर ये रहा। कंफ्यूज करने के लिए इसने, एग्जामिनर ने अपने को, क्वेश्चन बनाने वाले ने अपने को इसका सिनोनिम ही दे दिया है थर्ड ऑप्शन के अंदर, क्योंकि अक्सर जो है कैंडिडेट्स जल्दबाजी के अंदर, है ना, एग्जाम टाइम के दौरान, एग्जाम देते समय अक्सर जो है वो पूछता एंटोनिम है और जल्दबाजी में जो है सिनोनिम आंसर टिक करके आ जाते हैं। ये एक मेंटल गेम जो है अपने आप के अंदर एग्जामिनर कैंडिडेट से जरूर खेलता है। पूछेगा सिनोनिम, दे देगा ऑप्शन के अंदर पहला ऑप्शन या आसपास का ऑप्शन एंटोनिम। ठीक है, पूछता है एंटोनिम और जान करके हमको उसके ऑप्शन के अंदर सिनोनिम दे देगा, है ना। तो ये गलती अक्सर जो है स्टूडेंट से हो ही जाती है इसको लेकर के। फिलहाल एब्ज्योर, और अच्छा ये फॉरसेक भी इसका सिनोनिम ही है भाई, ध्यान रखना, है ना। ये भी इसका सिनोनिम ही है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। एब्ज्योर का मतलब ही होता है त्यागना,
ठीक है, किसी बात से, किसी विचार से सहमत ना होते हुए उस बात को, उस विचार को त्याग देना, तब हम बोलते हैं एब्जॉर, रिनाउंस, लीव, फॉरसेक, अबैंडन। अबैंडन भी बनता है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ ही है, ये अपने को ऑप्शन में दिया हुआ ये रिनाउंस तो है ना, अबैंडन, ठीक है, त्यागना, एब्जॉर, फॉरसेक, अबैंडन, रिनाउंस, लीव, ये सारे सेम मीनिंग्स देने वाले वर्ड्स हैं। आगे मेरी बात समझ जरा। और उस चीज को, किसी विचार से सहमत होना, तो फिर हमारा कहलाता है इसका ऑपोजिट अप्रूव। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। फिर हमसे पैसेज दिया गया था आपके ग्राम सेवक के मॉडल पेपर 1 में दोस्तों। पूरे पैसेज को एक्सप्लेन कर देता हूं, जानता हूं ग्राम सेवक वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं ग्राम सेवक एग्जाम की, थोड़ी सी उनकी इंग्लिश की जो है पकड़ थोड़ी सी एवरेज होती है, तो बहुत सारी बातें जो है वो पढ़ भी नहीं पाते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं। तो इसमें हम इसको पूरा जानेंगे। पहले शुरू करते हैं। आर अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? जागरूकता ऑफ टाइम, समय को लेकर के जो हमारी जागरूकता है, हैज रीच्ड सच अ पिच ऑफ इंटेंसिटी, एक ऐसे तीव्र दौर में हमारे समय को लेकर के जागरूकता जो है वो पहुंच चुकी है, that we suffer acutely whenever our travels take us into some corner of the world। वो समय को लेकर के हमारी जागरूकता कि टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, क्या करें, समय नहीं है, समय नहीं है। ये जो है थोड़ा सा जो पैसेज है हमारा ये वाला, ये फिलोसॉफिकल तरीके से जो है उस पे बेस्ड था। समय को लेकर के जो हमारी जागरूकता है वो एक ऐसे चरम पर पहुंच चुकी है कि जब भी हम विचार करते हैं किसी दुनिया में ऐसे किसी जगह के बारे में जहां पर क्या है, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन मिनट्स एंड सेकंड्स, लोगों के पास में 1 मिनट और 1 सेकंड तक नहीं होता है, इतना जो है वो भागम भाग में लगे रहते हैं लोग। द अनपंक्चुअलिटी बोल रहा है, पंक्चुअलिटी का मतलब होता है समयबद्ध होना, और उसी का विलोम अपने को यहां दिया जा रहा है अनपंक्चुअलिटी ऑफ द ओरिएंट। ओरिएंट का मतलब होता है पूर्वी जो देश होते हैं उनके बारे में, है ना। जो हमारा देश, जो पूरा ईस्टर्न कंट्रीज जो होती हैं उनको कहा जाता है ओरिएंट, है ना। तो थोड़ा सा जो है ऑथर ने ईस्टर्न कंट्रीज, पूर्वी देशों के बारे में यहां पर उसने फोकस किया है। क्या बोल रहा है कि पूर्वी देश के जो लोग होते हैं, देशों के जो लोग होते हैं, वो थोड़ा सा क्या होते हैं, अनपंक्चुअल होते हैं, थोड़ा सा समयबद्ध नहीं होते हैं, समय की को लेकर के थोड़ा सा वो लापरवाह होते हैं। वो यहां पर अपने को पूछ रहा है, बता रहा है। The unpunctuality of the Orient, for example, उदाहरण के तौर पे, is appalling, ये चौंकाने वाला है। Apple का मतलब होता है शॉकिंग, है ना। तो वो शॉकिंग है अपने आप में। किसके लिए शॉकिंग है? To those who come freshly from a land of fixed meal times। पूर्वी देशों के लोगों को और पश्चिमी देशों के लोगों को कंपेयर किया है यहाँ पर इस पैसेज के ऑथर। नॉर्मल रिलैक्स रहते हैं, है ना। मिनट सेकंड अगर किसी काम में एक्स्ट्रा वेस्ट हो जा रहा है या खाली जा रहा है तो इतनी चिंता हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन ये चीज जो है वो अपने आप के अंदर चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली है किनके प्रति? पश्चिमी देशों के प्रति। पश्चिमी देशों के अंदर लोग बहुत इतनी भागम भाग में रहते हैं अपनी जीवनचर्या के अंदर कि उनको 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं होती है कुछ जो है ठहर करके विचार करने के लिए, किसी से बात करने के लिए। उसी चीज को यहां पर बताया गया है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए अपने आप में एपलिंग होती है, अपने आप में शॉकिंग होती है, चौंकाने वाली होती है उन लोगों के लिए जो भागम भाग में ही लगे रहते हैं, जिनको दिन के 24 घंटे भी जो है वो कम लगते हैं, कि समय नहीं है एक पल का भी, फुर्सत नहीं है एक क्षण की भी, जिनका खाने पीने का भी तक जो है वो शेड्यूल पूरा फिक्स रहता है कि इतने बजे उठना है तो उठना ही उठना है, इतने बजे खाना है तो खाना ही खाना है ना, उसके पहले नहीं, उसके बाद में नहीं। सो एकदम कॉम्पैक्ट शेड्यूल, एकदम टाइट शेड्यूल, और बिल्कुल भी समय को जो है बर्बाद नहीं करने वाले लोग, उनको हम ओरिएंट जो लोग होते हैं, यानी पूर्वी देशों के जो लोग होते हैं, हमारा जो समय निकालने का तरीका होता है ना, थोड़ा उनके लिए चौंकाने वाला होता है, ठीक है। अब भाई क्या बोल रहा है? फिक्स्ड मील टाइम्स हैं इनके, एंड रेगुलर ट्रेन सर्विसेज, जिनकी 1 सेकंड की भी ट्रेन जो होती है वो लेट नहीं होती है। ये बहुत ही फैक्ट वाली बात है दोस्तों, ध्यान रखना। हमारे भारत में फिर भी ऐसा हो गया था कि हाँ, ट्रेन जो है वो 15 मिनट लेट आ रही है या 15 मिनट लेट जा रही है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लेट भी होता है। बट दैट इज नॉट इन द केस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। पश्चिमी देशों के अंदर ट्रेनों का जो ट्रेन सेवाएं होती है उनका भी एक फिक्स शेड्यूल ही चलता है। कभी भी ट्रेन जो है वो 1 सेकंड के लिए भी लेट नहीं होती है। क्यों लेट नहीं होती है? क्योंकि उस ट्रेन से ही जो है काफी लोग जो यहां वहां ट्रैवल करते हैं, सबका समय टिका हुआ होता है, डिपेंडेंट होता है। इसलिए ट्रेन लेट हुई तो आगे उस ट्रेन में बैठने वाले 500 लोग अगर बैठ रहे हैं तो उन 500 लोगों का अलग अलग जगह पर लेट होना हो जाएगा, सारे अलग अलग जगह पर जो है वो लेट हो जाएंगे फिर। इसलिए तो वही चीज यहां पर बोली जा रही है कि उन लोगों को जिनका खुद का फिक्स अपने आप के अंदर मील टाइम होता है, उन लोगों का जिनका खुद की जो ट्रेन सेवाएं होती है वो एकदम रेगुलर होती है, एकदम पंक्चुअल होती है, उनको हमारी जैसी जीवनचर्या जिसमें हम जो है किसी काम के अंदर अगर हमको कोई 5 मिनट का काम है उसको अगर हम 10 मिनट में करते हैं, थोड़ा रिलैक्स होकर करते हैं, थोड़ा आराम से करते हैं, या फिर हम खाली समय को जो है आगे बताएगा इसके अंदर, आगे जो हमको खाली समय मिलता है उसके अंदर भी हम जो है खुश हो जाते हैं, है ना। पश्चिमी देशों के लोग जो है खाली समय को अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा जो है गलत चीज मानते हैं। वो लोग समय की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि 24 घंटे भी जो है उनको कम लगते हैं, इतना भागम भाग में वो लोग लगे रहते हैं। आगे बताएगा, फॉर अ मॉडर्न अमेरिकन या फिर इंग्लिशमैन, इंग्लिशमैन किसको कहते हैं? इंग्लैंड के जो लोग होते हैं, है ना, उनको। तो ऑथर यहां पर अपने को ये कह रहा है कि आधुनिक जीवन के, आधुनिक काल के, मॉडर्न टाइम का एक अमेरिकी जो होगा या फिर कोई इंग्लिशमैन, अंग्रेज जो होगा, है ना, उसके लिए
वेटिंग इज अ साइकोलॉजिकल टॉर्चर। देखो मैंने कहा था ना, उनके लिए इंतजार करना एक अपने आप के अंदर साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। ऐसा ऑथर कह रहा है कि उनके लिए वेट करना अपने आप के अंदर एक मानसिक उत्पीड़न के समान है। उनके लिए इंतजार नहीं करते कभी किसी चीज का, है ना। हर चीज जो है वो टाइम पर होनी ही चाहिए, वो ऐसी सोच रखते हैं। तो आधुनिक जमाने का जो अमेरिकी हो या फिर कोई इंग्लिशमैन हो, उनके लिए उनकी मानसिकता ऐसी है कि उनको इंतजार करना, वेटिंग जो है वो अपने आप के अंदर एक मानसिक उत्पीड़न के समान समझते हैं वो लोग। लेकिन अब देखो यहां पर कंपेयर किया जा रहा है, एन इंडियन एक्सेप्ट्स द ब्लैंक आवर्स विद रेजिग्नेशन। और हम जो होते हैं, ऑथर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं भाई, पर्सनल राय नहीं है, ठीक है। हम जो होते हैं कोई ब्लैंक आवर्स मतलब ऐसा पल, ऐसा क्षण, ऐसा समय जब करने को कुछ नहीं हो हमारे पास में, काम कोई काम करने को ना हो, तो जिसको बोलते हैं फुर्सत के पल, है ना। तो इंडियंस जो होते हैं वो फुर्सत के पलों को भी एकदम राजी खुशी तरीके से स्वीकार लेते हैं कि कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं भैया, थोड़ा सा पल जो है फुर्सत का मिला, आराम का मिला। तो वही चीज यहां बताई जा रही है, ब्लैंक आवर्स को भी एकदम रेजिग्नेशन, कोई काम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, खुश हो जाते हैं। सो हमारी सोच और उनकी सोच के बीच में अंतर ही जो है इस पैसेज के अंदर बताया गया है। फिर बोल रहा है इवन विद सेटिस्फैक्शन, कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं, बढ़िया राजी एकदम, है ना। ही हैज नॉट लॉस्ट द फाइन आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। ये भी अपने आप में एक कला है दोस्तों, ध्यान रखना। कुछ ना करते हुए भी एकदम कोई काम नहीं हो करने के लिए, उसके बावजूद खुद को एकदम इतना खुश रखना, है ना। तो वही चीज यहां बताई जा रही है कि हम भारत के अंदर कौन सी, ऑफ डूइंग नथिंग एंड स्टिल बीइंग सेटिस्फाइड। कुछ नहीं है काम करने को, फिर भी चिंता नहीं है, चेहरे पर शिकन नहीं है, और फिर भी एक मन में संतुष्टि है कि कोई बात नहीं, फुर्सत का पल है, आराम का पल है, आराम से उसको निकालो। उसी बात के बारे में यहां पर फोकस किया गया है। आर नोशन का मतलब विचार, किसका विचार, ऑफ टाइम, हमारे लिए समय का जो विचार है, एज ए कलेक्शन ऑफ मिनट्स ईच ऑफ विच मस्ट बी फिल्ड विद सम बिजनेस और अम्यूजमेंट, है ना। तो हमारी विचारधारा जो है समय को लेकर के, कि समय क्या है, टाइम क्या है, मिनटों का समूह है अपने आप के अंदर, है ना। मिनटों से बनता है पूरा घंटा, घंटे से बनता है पूरा दिन, है ना। तो उस जो हमारी विचारधारा है, जो हम मानते हैं कि विच मस्ट बी फिल्ड विद बिजनेस और अम्यूजमेंट, उसमें यह कहा जा रहा है कि भैया समय है तो समय में कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। ऐसा समय नहीं निकलना चाहिए कि इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हो। या तो उसमें बिजनेस मतलब यहां पर है काम की बात, या तो समय निकल रहा है तो समय के अंदर काम करो, अम्यूजमेंट मतलब मनोरंजन। तो कुछ ना कुछ तो करते हुए ही रहना चाहिए, हमारी विचारधारा ही चलती है। ऑथर ऐसा कह रहा है ना। आर मतलब अपने बारे में बता रहा है वो, ठीक है। काम तो काम होए, या फिर अम्यूजमेंट मतलब मनोरंजन, एंटरटेनमेंट हो, खाली समय नहीं जाए, या तो काम की बात करी जाए या फिर मौज मस्ती अम्यूजमेंट किया जाए। इज होली एलियन टू द ग्रीक। जो ग्रीक वासी होते हैं उनके लिए ये एकदम विचारधारा कैसी थी, एकदम एलियन थी, मतलब अनजान सी विचारधारा थी ये, कि भाई काम तो काम, नहीं तो मनोरंजन, खाली समय नहीं निकलना चाहिए, है ना। तो ये चीज जो है वो ग्रीक वासियों के लिए बहुत ही एकदम अलग और एकदम अनजान सी नोशन यानी विचारधारा थी। फॉर द मैन हु लिव्स इन अ प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, उस दुनिया के बारे में विचार किया जा रहा है, बताया जा रहा है, उस दुनिया के बारे में जिस समय औद्योगिक क्रांति जो है पूरी दुनिया में नहीं आई थी, उसके बारे में ऑथर बता रहा है। ऑथर बता रहा है कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो किस समय से बिलोंग करता हो, प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड से। प्री का मतलब पहले, पूर्व कौन सा, औद्योगिक दुनिया। औद्योगिक दुनिया मतलब क्या कहने का मतलब यहां पर, कि ऐसी दुनिया जिसमें उद्योग जो है, उद्योग जगत जो है वो इतना जो है उसका प्रसार या फैलाव नहीं हुआ था। तो औद्योगिक युग से पहले का, जब हमारे इस दुनिया के अंदर इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो सेटअप वगैरह नहीं हुई थी, कारखाने वगैरह जो है वो नहीं बने थे, तो उस दौर के बारे में बात कर रहा है। हु लिव्स इन अ प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, टाइम मूव्स एट अ स्लो एंड इजी पेस। मतलब करीब करीब आज से 150 साल से पहले के बारे में बात की जा रही है, जब कोई भी कारखाने वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करती थी। तो उस जमाने का अगर कोई इंसान हो, है ना, उसके लिए क्या था, समय जो था वो अपने आप के अंदर एक धीमी से और एक आसान सी गति के अंदर चलता था। ही डज नॉट केयर अबाउट ईच मिनट, उसको एक एक मिनट की परवाह नहीं हुआ करती थी। फॉर द गुड रीजन, अच्छी बात क्या, दैट ही हैज नॉट बीन मेड कॉन्शियस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ मिनट्स, है ना। क्योंकि वहां पर उसको लगता था कि भैया कि समय की इतनी भी परवाह नहीं करनी है, समय निकल रहा है, आराम से निकल रहा है, उसको इस मिनटों के खेल की परवाह नहीं हुआ करती थी। ओरिएंट मतलब हमारे पश्चिमी देश, सॉरी पूर्वी देश जो है ना, ओरिएंट द कंट्रीज ऑफ एशिया, आ गया हमारे देश के बारे में, एशिया की कंट्रीज के बारे में, स्पेशली ऑफ ईस्टर्न एशिया, यानी कि एशिया के अंदर भी पूर्व वाले जो हैं, यानी चाइना, जापान, रशिया, है ना, ये वाले जो हैं, एक्सेट्रा। एपलिंग, शॉकिंग, एक्सट्रीमली बैड नोशन, उनके पास में अलग ही विचारधारा चलती है। एन आइडिया, एक विचार, एक धारणा, अ बिलीफ और एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग एलियन, नॉट जस्ट यूजुअल और एक्सेप्टेबल। उनको ये चीज स्वीकार्य थी ही नहीं। तो आता हूं पहले सवाल पर। इसके पहला सवाल है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज। इस पूरे पैसेज को जिसने ऑथर ने लिखा है, उसकी पूरी मेन थीम क्या है। कंसेप्ट ऑफ टाइम इन प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, उद्योग जगत जब शुरू नहीं हुआ था, औद्योगिक क्रांति जब दुनिया में नहीं आई थी, कारखाने, इंडस्ट्री वगैरह जब सेटअप नहीं हुए थे, उससे पहले वाले के टाइम के कंसेप्ट को समझाना। द ग्रीक कंसेप्ट ऑफ टाइम, ग्रीक के जो है लोग थे, ग्रीक वासी, वो समय को कैसा समझते थे। अवेयरनेस ऑफ टाइम इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, द ओरिएंटल्स एंड देयर अवेयरनेस ऑफ टाइम। इसका आंसर ही दोस्तों क्या था, थर्ड। पूरा पैसेज का मेन थीम ही क्या है, समय की जागरूकता। हमारा पैसेज भी इसी वर्ड से ही शुरू हुआ है, अगर आपको ध्यान हो तो। अवेयरनेस ऑफ टाइम, आधुनिक जगत के अंदर समय की, मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, आधुनिक औद्योगिक दुनिया के अंदर समय की क्या जागरूकता है, लोगों की समय को लेकर क्या वैल्यू मानते हैं, उसके बारे में बताना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। द ओरिएंटल्स आर एलियन टू, जो पूर्वी देश के लोग हैं वो एलियन थे, मतलब वो अनजान थे। किस चीज को लेकर अनजान थे? द बिजनेस ऑफ अम्यूजमेंट, मनोरंजन या काम को लेकर के। द नोशन, विचारधारा ऑफ टाइम एज कलेक्शन ऑफ मिनट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर द फाइन आर्ट ऑफ। वो पूरे के पूरे अनजान थे किससे? कि भाई मिनट जो है ये पूरा अपने आप, समय जो है वो मिनटों का पूरा समूह है। इस चीज से ओरिएंटल्स जो थे, ये लाइन वगैरह दी हुई भी है ना पैसेज के अंदर। तो हम लोग जो थे, ओरिएंटल्स जो थे, वो इस विचारधारा से एकदम अनभिज्ञ थे। जानते नहीं थे कि हाँ भाई मिनट दर मिनट, मिनट दर मिनट मिल करके एक एक घंटा जो है वो ऐसा निकल जाता है जिसमें हम कुछ भी नहीं करते। इस विचारधारा से हम एकदम अनभिज्ञ थे। नेक्स्ट, द पर्सन हु बिलोंग्स टू प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, ऐसा व्यक्ति, ये भी लाइन दी हुई है पैसेज के अंदर, ऐसा कोई व्यक्ति जो बिलोंग करता हो किससे? प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड से, उस युग से जो जिस समय इंडस्ट्रीज वगैरह शुरू नहीं हुई थी। नोज द यूटिलिटी ऑफ टाइम, वो समय की उपयोगिता को जानता है। knows how to derive happiness by making use of time carefully, वो जानता है कि जो समय का सही उपयोग करके कैसे खुशियां निकाली जाए। वो does not care about each minute, cares much for every minute, नहीं। यहां पर इसका आंसर था, ऐसा व्यक्ति जो प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड से बिलोंग करता है, उसे हर एक गुजरते हुए लम्हे की, हर एक गुजरते हुए मिनट की परवाह नहीं हुआ करती थी। दिया भी है ना। चलिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार जो लास्ट सवाल है हमारा, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द ओरिएंटल्स आर वेरी पंक्चुअल, नहीं, हम पंक्चुअल नहीं माने जाते, है ना। ईस्टर्न कंट्रीज वाले जो है वो पंक्चुअल नहीं माने जाते। अमेरिकन्स और द इंग्लिशमैन आर पंक्चुअल, द ग्रीक और द ओरिएंटल्स आर वेरी पंक्चुअल, इंडियंस आर वेरी पंक्चुअल, नहीं। ऑथर ने साफ साफ बताया है, अमेरिकन और इंग्लिशमैन को, आधुनिक जमाने के, उनको ओरिएंटल्स के, ओरिएंट कंट्रीज के लोगों की जो विचारधारा है उनसे एकदम शौक हो लगता है, उनको बहुत आश्चर्य होता है। अमेरिकन, ये वर्ड जो है वो दोनों के दोनों फर्स्ट पेज पर पैसेज में दिए हुए भी थे। अमेरिकन, मॉडर्न अमेरिकन और मॉडर्न इंग्लिशमैन को जो है इंतजार करना अपने आप के अंदर एक मानसिक उत्पीड़न सा लगता है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को एकदम समयबद्धता के हिसाब से देखते हैं। तो यहां पर ऑथर का मानना ही क्या है कि वो लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा समय को लेकर के जो है एकदम पक्के रहते हैं कि ताकि ना इंतजार करना पड़े और ना इंतजार करवाना पड़े। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राम सेवक के मॉडल पेपर 1 में पूछे गए इंग्लिश के क्वेश्चंस का एक पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशन सेशन ऑफ ग्राम सेवक मॉडल पेपर 1। तो सबका स्वागत है भाई। ग्राम सेवक में जो फर्स्ट मॉडल पेपर आपको दिया गया था टेस्ट देने के लिए, उसमें जो इंग्लिश का जो सेक्शन है उसके सॉल्यूशन को चलिए जानते हुए चलते हैं। बहुत आसान आसान से सवाल थे, एवरेज लेवल के सवाल थे, एवरेज से ऊपर नहीं बोलूंगा इनको मैं, है ना। तो शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन था और सिंपल सा सवाल पूछा गया था, कौन सा? टू सी पिंक एलिफेंट्स। एलिफेंट का मतलब होता है हाथी, पिंक का मतलब होता है गुलाबी। गुलाबी हाथी दिखना, ये एक मुहावरा है इंग्लिश का, और उसका मीनिंग क्या होता है कि भाई जो है शराब के नशे में दृष्टि भ्रम होना, उसको कहा जाता है क्या? टू सी पिंक एलिफेंट्स। हद से ज्यादा नशे में होने के कारण जो है इंसान को अक्सर नशे में जो दृष्टि भ्रम होता है, सामने कुछ ऐसा दिखता है जो वास्तविकता में या हकीकत में वहां पर होता ही नहीं है, तो उसको कहा जाता है टू सी पिंक एलिफेंट्स। इसका आंसर था दोस्तों कौन सा? टू हैव हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन शब्द का मतलब ही होता है दृष्टि भ्रम, है ना। ऐसी कोई चीज सामने नजरों के दिखना जो एक्चुअली या वास्तविकता में या रियलिटी में वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको कहा जाता है हेल्यूसिनेशन। शॉर्ट में हेल्यूसिनेशन शब्द का मीनिंग क्या होता है? दृष्टि भ्रम। हेल्यूसिनेशन होना, लेकिन किससे होना? ड्यू टू एक्सेसिव अल्कोहलिक इंटेक। अल्कोहल के हद से ज्यादा इंटेक करने के कारण जो दृष्टि भ्रम होता है उसको कहते हैं क्या? टू सी पिंक एलिफेंट्स। चलें आगे। वास्तविकता में तो भैया पिंक एलिफेंट्स होते ही नहीं है, पता है हमको अच्छी तरह। तो मुहावरा है ये। मुहावरा क्या है? हद से ज्यादा शराब का सेवन करने के कारण दृष्टि भ्रम होना, उसको हम कहते हैं क्या? टू हैव पिंक एलिफेंट्स। आगे चलता हूं दोस्तों। फिर हमसे अगला सवाल जो पूछा गया था वो क्या था? एंटोनिम पूछ रहा है हमसे, विलोम पूछा जा रहा है हमसे, ऑपोजिट पूछा जा रहा है। वर्ड क्या दे रहा है अपने को? वर्ड दिया जा रहा है कौन सा? मेटिकुलस। वर्ड कौन सा दिया जा रहा है? मेटिकुलस। मेटिकुलस शब्द का दोस्तों मीनिंग क्या होता है? अति सावधान। क्या होता है हिंदी मीनिंग? अति सावधान। इसके जैसा सेम मीनिंग देने वाला जो अक्सर शब्द पूछा गया है सिनोनिम्स के अंदर, वो क्या पूछा गया है? स्क्रूपुलस। ठीक है, क्या पूछा गया है? स्क्रूपुलस। दोनों शब्दों का मीनिंग सेम है दोस्तों, सिनोनिम है, ये ध्यान रखना इसका, है ना। मेटिकुलस का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है अति सावधान, अपने काम करने के तरीके में हद से ज्यादा सावधान, बारीक बारीक बातों को ध्यान रखने वाला व्यक्ति, है ना। विशेषता कि बारीक से बारीक चीज का भी ध्यान होना, कहीं कोई काम करने के तरीके के अंदर किसी भी तरह की किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए, तब हम कहते हैं क्या? मेटिकुलस। हिंदी में अति सावधान। अब अति सावधान का मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट जो है, जो कंफ्यूजन होते हैं उनको, वो होती है केयरलेस और केयर फ्री के अंदर, ठीक है। लेकिन हम जनरली हम लोग जो है अक्सर लोग केयरलेस और केयर फ्री को सेम मीनिंग वाला शब्द मानते हैं। नहीं, दोनों शब्दों के अंदर अंतर है दोस्तों। केयरलेस का मतलब होता है चिंता, सॉरी, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। क्या बोला मैंने? केयरलेस का मीनिंग होता है लापरवाह, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। हद से ज्यादा परवाह करने वाला, हद से ज्यादा ध्यान रखने वाला कहलाता है अति सावधान, इंग्लिश में मेटिकुलस या फिर स्क्रूपुलस। बिल्कुल भी ध्यान ना देने वाला, कोई भी चिंता ना करने वाला, बिल्कुल भी परवाह ना करने वाला कहलाएगा इसका एंटोनिम केयरलेस। पहली बात तो ये लिख करके रखो साथ साथ में इस चीज को। जो थर्ड ऑप्शन अपने को दिया गया है क्वेश्चन में, केयर फ्री। दोस्तों केयर फ्री को जो है अक्सर लोग केयरलेस के साथ में सेम मीनिंग देने वाला समझ बैठते हैं। नहीं, केयर फ्री का मतलब होता है चिंता मुक्त होना। क्या बोला मैंने? केयर फ्री का मीनिंग होता है चिंता मुक्त होना, और केयरलेस का मतलब होता है कोई भी परवाह नहीं करना। तो दोनों में अंतर है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। केयर फ्री का आप क्या लिख करके रखोगे? मीनिंग चिंता मुक्त होना। और केयरलेस का आप क्या लिखोगे? मीनिंग लापरवाह होना, बहुत ज्यादा परवाह करना अपने काम के अंदर ताकि उससे काम में कोई भी गलती ना हो जाए, तब हम बोलते हैं मेटिकुलस या फिर स्क्रूपुलस। और काम की कोई परवाह ही ना करना, तो वहां पर इसका ऑपोजिट बनता है फिर केयरलेस। अगला सवाल, एब्ज्योर। एब्ज्योर का भी अपने से क्या पूछा जा रहा है? एब्ज्योर वर्ड का भी हमको एंटोनिम ही पूछा जा रहा है, विलोम ही पूछा जा रहा है। एब्ज्योर का सेम मीनिंग देने वाला वर्ड होता है रिनाउंस। क्या होता है? रिनाउंस। रिनाउंस का मीनिंग क्या होता है? रिनाउंस का मीनिंग होता है त्यागना। क्या बोलते हैं? त्यागना। तो त्यागना किसी बात को लेकर के सहमत ना होना और उस विचार को ही, उस बात को ही त्याग दिया। इसका ऑपोजिट पूछ रहा है, तो किसी बात से सहमत हुआ। सहमत हुआ तो फिर ये रहा। कंफ्यूज करने के लिए इसने, एग्जामिनर ने अपने को, क्वेश्चन बनाने वाले ने अपने को इसका सिनोनिम ही दे दिया है थर्ड ऑप्शन के अंदर, क्योंकि अक्सर जो है कैंडिडेट्स जल्दबाजी के अंदर, है ना, एग्जाम टाइम के दौरान, एग्जाम देते समय अक्सर जो है वो पूछता एंटोनिम है और जल्दबाजी में जो है सिनोनिम आंसर टिक करके आ जाते हैं। ये एक मेंटल गेम जो है अपने आप के अंदर एग्जामिनर कैंडिडेट से जरूर खेलता है। पूछेगा सिनोनिम, दे देगा ऑप्शन के अंदर पहला ऑप्शन या आसपास का ऑप्शन एंटोनिम, ठीक है। पूछता है एंटोनिम और जान करके हमको उसके ऑप्शन के अंदर सिनोनिम दे देगा, है ना। तो ये गलती अक्सर जो है स्टूडेंट से हो ही जाती है इसको लेकर के। फिलहाल एब्ज्योर, और अच्छा ये फॉरसेक भी इसका सिनोनिम ही है भाई, ध्यान रखना, है ना। ये भी इसका सिनोनिम ही है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। एब्ज्योर का मतलब ही होता है त्यागना, ठीक है। किसी बात से, किसी विचार से सहमत ना होते हुए उस बात को, उस विचार को त्याग देना, तब हम बोलते हैं एब्ज्योर। रिनाउंस, लीव, फॉरसेक, अबैंडन। अबैंडन भी बनता है। इसको मैं हटा देता हूं यहां से क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है, ये अपने को ऑप्शन में दिया हुआ ये रिनाउंस, तो है ना, अबैंडन, ठीक है, त्यागना। एब्ज्योर, फॉरसेक, अबैंडन, रिनाउंस, लीव,
ये सारे सेम मीनिंग्स देने वाले वर्ड्स हैं। आगे मेरी बात समझ जरा। और उस चीज को किसी विचार से सहमत होना तो फिर हमारा कहलाता है इसका ऑपोजिट अप्रूव। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। फिर हमसे पैसेज दिया गया था आपके ग्राम सेवक के मॉडल पेपर 1 में दोस्तों। पूरे पैसेज को एक्सप्लेन कर देता हूं, जानता हूं ग्राम सेवक वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं ग्राम सेवक एग्जाम की, थोड़ी सी उनकी इंग्लिश की जो है पकड़ थोड़ी सी एवरेज होती है, तो बहुत सारी बातें जो है वो पढ़ भी नहीं पाते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं। तो इसमें हम इसको पूरा जानेंगे। पहले शुरू करते हैं। आर अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? जागरूकता ऑफ टाइम, समय को लेकर के जो हमारी जागरूकता है, हैज रीच्ड सच अ पिच ऑफ इंटेंसिटी, एक ऐसे तीव्र दौर में हमारे समय को लेकर के जागरूकता जो है वो पहुंच चुकी है, that we suffer acutely whenever our travels take us into some corner of the world। वो समय को लेकर के हमारी जागरूकता कि टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, क्या करें, समय नहीं है, समय नहीं है। ये जो है थोड़ा सा जो पैसेज है हमारा ये वाला, ये फिलोसॉफिकल तरीके से जो है उस पे बेस्ड था। समय को लेकर के जो हमारी जागरूकता है वो एक ऐसे चरम पर पहुंच चुकी है कि जब भी हम विचार करते हैं किसी दुनिया में ऐसे इस जगह के बारे में जहां पर क्या है, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन मिनट्स एंड सेकंड्स, लोगों के पास में 1 मिनट और 1 सेकंड तक नहीं होता है, इतना जो है वो भागम भाग में लगे रहते हैं लोग। द अनपंक्चुअलिटी बोल रहा है, पंक्चुअलिटी का मतलब होता है समयबद्ध होना, और उसी का विलोम अपने को यहां दिया जा रहा है अनपंक्चुअलिटी ऑफ द ओरिएंट। ओरिएंट का मतलब होता है पूर्वी जो देश होते हैं उनके बारे में, है ना। जो हमारा देश जो पूरा ईस्टर्न कंट्रीज जो होती हैं उनको कहा जाता है ओरिएंट, है ना। तो थोड़ा सा जो है ऑथर ने ईस्टर्न कंट्रीज, पूर्वी देशों के बारे में यहां पर उसने फोकस किया है। क्या बोल रहा है कि पूर्वी देश के जो लोग होते हैं, देशों के जो लोग होते हैं, वो थोड़ा सा क्या होते हैं, अनपंक्चुअल होते हैं, थोड़ा सा समयबद्ध नहीं होते हैं, समय की को लेकर के थोड़ा सा वो लापरवाह होते हैं। वो यहां पर अपने को पूछ रहा है, बता रहा है द अनपंक्चुअलिटी ऑफ द ओरिएंट, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, इज एपलिंग, ये चौंकाने वाला है। एप्पल का मतलब होता है शॉकिंग, है ना। तो वो शॉकिंग है अपने आप में। किसके लिए शॉकिंग है? टू दोज हु कम फ्रेशली फ्रॉम अ लैंड ऑफ फिक्स्ड मील टाइम्स। पूर्वी देशों के लोगों को और पश्चिमी देशों के लोगों को कंपेयर किया है यहां पर इस पैसेज के ऑथर ने, कि जो पूर्वी देशों के जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा समय को लेकर के नॉर्मल रिलैक्स रहते हैं, है ना। मिनट सेकंड अगर किसी काम में एक्स्ट्रा वेस्ट हो जा रहा है या खाली जा रहा है तो इतनी चिंता हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन ये चीज जो है वो अपने आप के अंदर चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली है किनके प्रति? पश्चिमी देशों के प्रति। पश्चिमी देशों के अंदर लोग बहुत इतनी भागम भाग में रहते हैं अपनी जीवनचर्या के अंदर कि उनको 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं होती है कुछ जो है ठहर करके विचार करने के लिए, किसी से बात करने के लिए। उसी चीज को यहां पर बताया गया है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए अपने आप में एपलिंग होती है, अपने आप में शॉकिंग होती है, चौंकाने वाली होती है उन लोगों के लिए जो भागम भाग में ही लगे रहते हैं, जिनको दिन के 24 घंटे भी जो है वो कम लगते हैं, कि समय नहीं है एक पल का भी, फुर्सत नहीं है एक क्षण की भी, जिनका खाने पीने का भी तक जो है वो शेड्यूल पूरा फिक्स रहता है कि इतने बजे उठना है तो उठना ही उठना है, इतने बजे खाना है तो खाना ही खाना है ना, उसके पहले नहीं उसके बाद में नहीं। सो एकदम कॉम्पैक्ट शेड्यूल, एकदम टाइट शेड्यूल, और बिल्कुल भी समय को जो है बर्बाद नहीं करने वाले लोग, उनको हम ओरिएंट जो लोग होते हैं यानी पूर्वी देशों के जो लोग होते हैं, हमारा जो समय निकालने का तरीका होता है ना, थोड़ा उनके लिए चौंकाने वाला होता है, ठीक है। अब भाई क्या बोल रहा है? फिक्स्ड मील टाइम्स हैं इनके, एंड रेगुलर ट्रेन सर्विसेज, जिनकी 1 सेकंड की भी ट्रेन जो होती है वो लेट नहीं होती है। ये बहुत ही फैक्ट वाली बात है दोस्तों, ध्यान रखना। हमारे भारत में फिर भी ऐसा हो जाता है कि हाँ ट्रेन जो है वो 15 मिनट लेट आ रही है या 15 मिनट लेट जा रही है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लेट भी होता है, बट दैट इज नॉट इन द केस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। पश्चिमी देशों के अंदर ट्रेनों का जो ट्रेन सेवाएं होती है उनका भी एक फिक्स शेड्यूल ही चलता है। कभी भी ट्रेन जो है वो 1 सेकंड के लिए भी लेट नहीं होती है। क्यों लेट नहीं होती है? क्योंकि उस ट्रेन से ही जो है काफी लोग जो यहां वहां ट्रैवल करते हैं सबका समय टिका हुआ होता है, डिपेंडेंट होता है, इसलिए ट्रेन लेट तो आगे उस ट्रेन में बैठने वाले 500 लोग अगर बैठ रहे हैं तो उन 500 लोगों का अलग अलग जगह पर लेट होना हो जाएगा, सारे अलग अलग जगह पर जो है वो लेट हो जाएंगे फिर। इसलिए तो वही चीज यहां पर बोली जा रही है कि उन लोगों को जिनका खुद का फिक्स अपने आप के अंदर मील टाइम होता है, उन लोगों का जिनका खुद की जो ट्रेन सेवाएं होती है वो एकदम रेगुलर होती है, एकदम पंक्चुअल होती है, उनको हमारी जैसी जीवनचर्या जिसमें हम जो है किसी काम के अंदर अगर हमको कोई 5 मिनट का काम है उसको अगर हम 10 मिनट में करते हैं, थोड़ा रिलैक्स होकर करते हैं, थोड़ा आराम से करते हैं, या फिर हम खाली समय को जो है आगे बताएगा इसके अंदर, आगे जो हमको खाली समय मिलता है उसके अंदर भी हम जो है खुश हो जाते हैं, है ना। पश्चिमी देशों के लोग जो है खाली समय को अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा जो है गलत चीज मानते हैं। वो लोग समय की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि 24 घंटे भी जो है उनको कम लगते हैं, इतना भागम भाग में वो लोग लगे रहते हैं। आगे बताएगा फॉर अ मॉडर्न अमेरिकन या फिर इंग्लिशमैन, इंग्लिशमैन किसको कहते हैं? इंग्लैंड के जो लोग होते हैं, है ना, उनको। तो ऑथर यहां पर अपने को अब ये कह रहा है कि आधुनिक जीवन के, आधुनिक काल के, मॉडर्न टाइम का एक अमेरिकी जो होगा या फिर कोई इंग्लिशमैन, अंग्रेज जो होगा, है ना, उसके लिए वेटिंग इज अ साइकोलॉजिकल टॉर्चर। देखो मैंने कहा था ना, उनके लिए इंतजार करना एक अपने आप के अंदर साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। ऐसा ऑथर कह रहा है कि उनके लिए वेट करना अपने आप के अंदर एक मानसिक उत्पीड़न के समान है। उनके लिए इंतजार नहीं करते कभी चीज का, है ना, हर चीज जो है वो टाइम पर होनी ही चाहिए, वो ऐसी सोच रखते हैं। तो आधुनिक जमाने का जो अमेरिकी हो या फिर कोई इंग्लिशमैन हो, उनके लिए उनकी मानसिकता ऐसी है कि उनको इंतजार करना, वेटिंग जो है वो अपने आप के अंदर एक मानसिक उत्पीड़न के समान समझते हैं वो लोग। लेकिन अब देखो यहां पर कंपेयर किया जा रहा है
एन इंडियन एक्सेप्ट्स द ब्लैंक आवर्स विद रेजिग्नेशन। और हम जो होते हैं, ऑथर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं भाई, पर्सनल राय नहीं है, ठीक है, हम जो होते हैं कोई ब्लैंक आवर्स मतलब ऐसा पल, ऐसा क्षण, ऐसा समय जब करने को कुछ नहीं हो हमारे पास में, काम, कोई काम करने को ना हो, तो जिसको हम बोलते हैं फुर्सत के पल, है ना। तो इंडियंस जो होते हैं वो फुर्सत के पलों को भी एकदम राजी खुशी तरीके से स्वीकार लेते हैं कि कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं भैया, थोड़ा सा पल जो है फुर्सत का मिला, आराम का मिला। तो वही चीज यहां बताई जा रही है, ब्लैंक आवर्स को भी एकदम रेजिग्नेशन, कोई काम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, खुश हो जाते हैं। सो हमारी सोच और उनकी सोच के बीच में अंतर ही जो है इस पैसेज के अंदर बताया गया है। फिर बोल रहा है इवन विद सेटिस्फैक्शन, कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं, बढ़िया राजी एकदम, है ना। ही हैज नॉट लॉस्ट द फाइन आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। ये भी अपने आप में एक कला है दोस्तों, ध्यान रखना। कुछ ना करते हुए भी एकदम कोई काम नहीं हो करने के लिए, उसके बावजूद खुद को एकदम इतना खुश रखना, है ना। तो वही चीज यहां बताई जा रही है कि हम भारतीयों ने, ही हैज नॉट, क्योंकि इंडियन बोल दिया उसने यहां पर, राइट, ही हैज नॉट लॉस्ट द फाइन, एक बहुत शानदार कला है अपने आप के अंदर, कौन सी, ऑफ डूइंग नथिंग एंड स्टिल बीइंग सेटिस्फाइड। कुछ नहीं है काम करने को, फिर भी चिंता नहीं है, चेहरे पर शिकन नहीं है, और फिर भी एक मन में संतुष्टि है कि कोई बात नहीं, फुर्सत का पल है, आराम का पल है, आराम से उसको निकालो। उसी बात के बारे में यहां पर फोकस किया गया है। आर नोशन का मतलब विचार, किसका विचार, ऑफ टाइम, हमारे लिए समय का जो विचार है, एज ए कलेक्शन ऑफ मिनट्स ईच ऑफ विच मस्ट बी फिल्ड विद सम बिजनेस और अम्यूजमेंट, है ना। तो हमारी विचारधारा जो है समय को लेकर के, समय क्या है, टाइम क्या है, मिनटों का समूह है अपने आप के अंदर, है ना। मिनटों से बनता है पूरा घंटा, घंटे से बनता है पूरा दिन, है ना। तो उस जो हमारी विचारधारा है, जो हम मानते हैं कि विच मस्ट बी फिल्ड विद बिजनेस और अम्यूजमेंट, उसमें यह कहा जा रहा है कि भैया समय है तो समय में कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। ऐसा समय नहीं निकलना चाहिए कि इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हो। या तो उसमें बिजनेस मतलब यहां पर काम की बात, या तो समय निकल रहा है तो समय के अंदर काम करो, अम्यूजमेंट मतलब मनोरंजन, तो कुछ ना कुछ तो करते हुए ही रहना चाहिए। हमारी विचारधारा ही चलती है। ऑथर ऐसा कह रहा है ना, आर मतलब अपने बारे में बता रहा है वो, ठीक है। काम तो काम होए, या फिर अम्यूजमेंट मतलब मनोरंजन, एंटरटेनमेंट हो, खाली समय नहीं जाए, या तो काम की बात करी जाए या फिर मौज मस्ती अम्यूजमेंट किया जाए। इज होली एलियन टू द ग्रीक, जो ग्रीक वासी होते हैं उनके लिए ये एकदम विचारधारा कैसी थी, एकदम एलियन थी, मतलब अनजान सी विचारधारा थी ये, कि भाई काम नहीं तो मनोरंजन, खाली समय नहीं निकलना चाहिए, है ना। तो ये चीज जो है वो ग्रीक वासियों के लिए बहुत ही एकदम अलग और एकदम अनजान सी नोशन यानी विचारधारा थी। फॉर द मैन हु लिव्स इन अ प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, उस दुनिया के बारे में विचार किया जा रहा है, बताया जा रहा है, उस दुनिया के बारे में जिस समय औद्योगिक क्रांति जो है पूरी दुनिया में नहीं आई थी, उसके बारे में ऑथर बता रहा है। ऑथर बता रहा है कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो किस समय से बिलोंग करता हो, प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड से। प्री का मतलब पहले, पूर्व कौन सा, औद्योगिक दुनिया। औद्योगिक दुनिया मतलब क्या कहने का मतलब यहां पर, कि ऐसी दुनिया जिसमें उद्योग जो है, उद्योग जगत जो है वो इतना जो है उसका प्रसार या फैलाव नहीं हुआ था। तो औद्योगिक युग से पहले का, जब हमारे इस दुनिया के अंदर इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो सेटअप वगैरह नहीं हुई थी, कारखाने वगैरह जो है वो नहीं बने थे, तो उस दौर के बारे में बात कर रहा है। हु लिव्स इन अ प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, टाइम मूव्स एट अ स्लो एंड इजी पेस, मतलब करीब करीब आज से 150 साल से पहले के बारे में बात की जा रही है, जब कोई भी कारखाने वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करती थी। तो उस जमाने का अगर कोई इंसान हो, है ना,